हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सकवेशन फॉर नॉलेज एक एकेडमी में स्वागत है। ये हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने रिफ्लेक्शन देखा, लेक्चर नंबर 2 में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस देखा। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 में रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व्ड सरफेस या कह लीजिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस देखेंगे। इसमें जो हमारा अगर हम स्फेरिकल सरफेस से देख रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस स्फेरिकल सरफेस को आप बहुत छोटा सा एरिया लेंगे तो वो हमें प्लेन दिखाई देगा। तो इस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि अर्थ हमारा स्फेरिकल है, कहने को तो जियोइडल है, लेकिन हम लोग स्फेरिकल मानते हैं। अगर उसके बहुत छोटे पार्ट को देख रहे हैं तो हमें वो स्ट्रेट दिखता है या फ्लैट दिखाई देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी यूज किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस की बात करें तो ये स्फेरिकल सरफेस का छोटा सा पार्ट है। किसी भी कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस का एक सेंटर होता है। अगर हम मिड पॉइंट से इसके सेंटर से मिलाते हुए एक लाइन खींच दें तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 ले रहे हैं और अंदर का n2, और इस पर्टिकुलर केस में n2 हमारा ग्रेटर देन है n1 के, यानी ये मीडियम डेंसर है और ये रेयर मीडियम। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। अब इस ऑब्जेक्ट से हम इमेज बनाएंगे और फिर u, v, n1 और n2 में रिलेशन देखते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग दो रेस भेजते हैं ऑब्जेक्ट से, जहां वो मीट करते हैं वहीं हमारा इमेज बनता है। तो पहला हमने कुछ ऐसा सरफेस पे भेजा। अब क्या है, ये रेरर है, ये डेंसर। जब भी रेरर से डेंसर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। अब हमें कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल खींचना है। तो हमने बताया है, या कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं आप, तो कर्व्ड सरफेस के लिए हमें नहीं पता, लेकिन हमें प्लेन सरफेस का पता है कि अगर प्लेन सरफेस होगा तो उसका परपेंडिकुलर, मतलब उससे जो परपेंडिकुलर होगा वही हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारा सरफेस। तो अभी हमने बताया जब भी आप कर्व्ड सरफेस की बात करते हो, कर्व्ड सरफेस का बहुत छोटा सा पार्ट लेते हो तो हमें प्लेन की तरह समझ में आएगा। तो अगर हमें इस पॉइंट पे देखना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक। और टेंजेंट से ये हमारा जो नॉर्मल होगा वो भाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, या जो इसके परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होगा वही हमारा नॉर्मल हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस की, कर्व्ड सरफेस के लिए हमें पता है कि अगर आप कोई स्फेरिकल सरफेस लो तो स्फेरिकल सरफेस के साथ खासियत ये होती है कि उसके टेंजेंट और सेंटर से पास यानी रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो यानी कि अगर ये हमारा सरफेस हुआ तो जो भी लाइन जो कि रेडियस से पास हो या सेंटर से पास हो वो हमारा किसके तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह, ठीक। तो अगर हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है तो हम क्या करेंगे, सेंटर से एक रे भेज देंगे। जैसे कि ये सारी चीजें आप पहले भी करते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा अगर हमें नॉर्मल खींचना है तो हम क्या करें, ये सेंटर से एक लाइन खींच दे रहे हैं, एक रे। तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, नॉर्मल की तरह। अब तो ये चीज हम पहले ही बताए हैं और कहा था, याद रखिएगा कि अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस होगा तो उसका नॉर्मल हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे लाइन, वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अब क्या है, ये रे रेरर से डेंसर जा रहा है, इसे स्ट्रेट जा रहा था तो ये क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, यानी नॉर्मल की तरफ ये बेंड करेगा और ये कुछ ऐसे जाके यहाँ पे हम सपोज कि यहाँ पे इमेज बनाया। अब कहेंगे सर ये तो एक ही रे है, एक रे से इमेज कहाँ बनता है, दो रे चाहिए। तो आप दूसरा इसी के थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस पे भेज दीजिए। आपको पता है कि अगर ये सरफेस है, ये रेरर है और ये डेंसर, तो जब नॉर्मल के क्रॉस कोई रे जाती है तो वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो अगर ये जाएगा तो क्योंकि सेंटर से ये प्रिंसिपल एक्सिस भी सेंटर से भेजा गया है तो ये भी नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होगा, जो दूसरा रे होगा वो सीधा चला जाएगा और यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे आपका इमेज बन गया।
ये रे डायग्राम हो गया। अब क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ये इंसिडेंट एंगल आई, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आर। कुछ एंगल हम अपने से एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे इसको हमने ऑब्जेक्ट से ये अल्फा ले लिया, इसको बीटा, और ये हमारा गामा हो गया। अब अल्फा ऑब्जेक्ट से एंगल बना रहा है, बीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और गामा इमेज से। सेकंड चीज, अब हमें अल्फा बीटा गामा चाहिए। तो देखिए कोई भी ऐसा डेरिवेशन होता है, जितने भी डेरिवेशन आप देखेंगे या जितने डेरिवेशन आगे आएंगे या आपने किए होंगे, उसमें हमने कहा था दो कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा कर्व्ड सरफेस के लिए। पहला कि जो कर्व्ड सरफेस होता है उसका रेडियस बहुत बड़ा होता है। रेडियस बड़ा होने का मतलब ये कर्व, इसका कर्व बहुत कम होगा। अगर कर्व इसका बहुत कम होगा तो ये हमें कैसा दिखने लगेगा, लगभग स्ट्रेट लाइन। ठीक। दूसरा चीज, अल्फा बीटा गामा ये बहुत छोटे होते हैं, यानी कि जो आप रे भेज रहे हो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज भेजते हैं। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत क्लोज रे भेजेंगे तो अल्फा, ये सारे जितने भी एंगल बनेंगे, अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीजें आई और आई, ये सब की वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो इसीलिए जो रे भेजेंगे हम वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत पास भेजेंगे। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत पास रे भेज रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो दो चीजें थी, एक तो अल्फा बीटा गामा, ये मतलब जितने भी रे भेज रहे हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज भेज रहे हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत क्लोज भेज रहे हैं, इस पॉइंट को अगर हमने P ले लिया, इस पॉइंट को Q लिया, तो P से Q यानी PQ क्या होगा, एक परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होगा। तो जब आप डेरिवेशन करेंगे ये वाला, अगर एग्जाम में आए तो ये पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे। याद कर लीजिए कि कभी भी कोई भी डेरिवेशन था, चाहे वो आपका मिरर में रहा हो या फिर लेंस का, आप इस कर्व्ड मिरर या कर्व्ड लेंस का आप जरूर से इस चीज को मेंशन करेंगे। ठीक है। कि दो कंडीशन, कि पहला कि ये जितने भी रेस है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास जाएंगे और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर की तरह, या रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें tan अल्फा की, तो tan अल्फा हो गया हमारा क्या चीज, PQ अपॉन QO, PQ अपॉन QO, है ना। आपको पता ही है कि tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक साइड होता है, अगर ये आपने थीटा लिया तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के बगल वाला बेस, और जो सबसे लंबा होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो अगर tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा यानी PQ अपॉन QO। tan बीटा की बात करें तो tan बीटा हमारा हो गया, बीटा है तो PQ अपॉन QC, PQ अपॉन QC। और tan गामा की बात करें तो PQ अपॉन QI, क्या हो जाएगा, tan गामा की बात करें तो PQ अपॉन QI। अब हमने क्या कहा था, अल्फा बीटा गामा आई आर बहुत स्मॉल है। अगर ऐसा है कि सारे एंगल बहुत छोटे हैं तो tan अल्फा बराबर होगा अल्फा बराबर साइन अल्फा। ये सारी चीजें बराबर होती हैं जब अल्फा वेरी वेरी स्मॉल हो, और इस केस में हमारा है भी, है ना। अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू PQ अपॉन QO, बीटा इक्वल टू PQ अपॉन QC, और गामा इक्वल टू PQ अपॉन QI। ठीक। अब आगे सेकंड चीज, अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपोजिट साइड के इंटरनल एंगल का सम होता है, ये भी पता है। मतलब अगर हमने ये ट्रायंगल ले लिया तो ये एंगल अगर हम इसे x ले रहे हैं तो ये इन दोनों इंटरनल एंगल के, इसे AB ले लिया तो x बराबर A प्लस B होगा। ठीक है। तो अगर इस चीज को आप यूज करें तो आपको यहां से क्या मिलेगा, देखिए ट्रायंगल OCP में देखिए ये I एक्सटर्नल है। अगर I एक्सटर्नल है तो I बराबर होगा बीटा प्लस अल्फा। तो हम यहां से लिख सकते हैं
आई किस ट्रायंगल, या ये इसके आगे ही जाएगा तो इसके आगे ही लिखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ओ क्यू सी। अगर इससे देखें तो आई बराबर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल पीसीआई। पीसीआई में ये एक्सटर्नल एंगल है, यानी हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। तो ट्रायंगल पीसीआई में से हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। लेकिन हमें आई तो पता है, आई और आर की जरूरत होती है। यहां आई निकल गया, आर निकाले तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस गामा। तो यहां से हमें आर और आई पता चल गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है जिसका एंगल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह याद किया रहा था कि n1 लेंगे तो I, n2 के साथ R। तो यानी कि n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। अब हमने कहा क्योंकि I और R बहुत छोटे हैं तो यहां से हम फिर वही चीज करेंगे। जैसे ये देखिए tan अल्फा बराबर sin अल्फा, यानी sin अल्फा को अल्फा हम लिख सकते हैं जब अल्फा बहुत बहुत छोटा हो। इसी तरह I और R भी बहुत छोटा है तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी n1 I इक्वल टू n2 R लिख सकते हैं। अब I और R को रिप्लेस कर दीजिए, यानी हम लिख सकते हैं n1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2 बीटा माइनस गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप यहां निकाल चुके हैं, तो पहले थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो अगर रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं यहां से कि n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा, है ना। n1 अल्फा n1 बीटा इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं तो n1 अल्फा हो जाएगा और n2 गामा हो जाएगा, और n1 बीटा n2 बीटा हो जाएगा। तो बीटा को हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम यहां से लिखें तो हमारा क्या होगा, n1 अल्फा ये इधर आया प्लस n2 गामा इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 बीटा। बीटा कॉमन ले लीजिए तो n1 अल्फा प्लस n2 गामा इक्वल टू बीटा कॉमन लिया n2 माइनस n1। सही है। अब क्या करें, अल्फा बीटा गामा की पुट करें तो अल्फा इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू। तो n1 इंटू पी क्यू अपॉन क्यू प्लस n2 गामा पी क्यू अपॉन क्यू आई इक्वल टू, इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाँ बीटा की वैल्यू क्या है, पी क्यू अपॉन क्यू सी। पी क्यू अपॉन क्यू सी क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1। अब देखिए ऊपर से पी क्यू कॉमन आ जा रहा है, पी क्यू पूरा कैंसिल हो गया। अच्छा अब ओ क्यू, अब हमने रे ऑप्टिक्स जब कराया था मिरर के लिए तो आपको समझाया था साइन कन्वेंशन, क्लास 10th के भी साइन कन्वेंशन बताया गया, वहां और अच्छे से डिटेल में बताया गया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसका कंडीशन होता है साइन कन्वेंशन का कि रे जिधर जा रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से जिस डायरेक्शन में रे जा रही है वो हमारा पॉजिटिव है। तो ऑब्जेक्ट से रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और सारा डिस्टेंस ओरिजिन से, यानी इस पर्टिकुलर केस में सारा डिस्टेंस हम Q से मेजर करेंगे। तो अगर हम साइन कन्वेंशन इधर लगाएं तो देखिए U जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी QO। अगर आप ऑब्जेक्ट की तरफ जाएं
तो ये क्या होगा, इधर आपका पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए उल्टा जा रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी u जो कि क्या है QO है वो हो जाएगा माइनस u, यानी हम लिख सकते हैं OQ को, OQ या QO को माइनस u। OC इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव है, यानी QC को, सॉरी OC नहीं QC को, QC जब हमारा हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव क्या है R है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और QI सेम डायरेक्शन इमेज डिरेक्शन, ये है V। तो हम QO को माइनस U, QC को प्लस R और QI को V रखेंगे, ठीक। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर केस में आपका इमेज रियल बना है, मतलब रे एक्चुअल में कट किए हैं तो इमेज कैसा है आपका रियल, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, इमेज डेंसर मीडियम में बना है, ठीक। और सारे वैल्यू पुट करते हैं तो PQ को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, OQ आया है माइनस U, ठीक, प्लस N2 V, QI क्या है V इक्वल्स टू PQ कैंसिल हो चुका है 1/QC R, और ये क्या है N2 माइनस N1, ये आपका रिलेशन आ गया, यही आपको याद रखना है। याद करने का तरीका क्या है, तो याद करने के तरीके के लिए आपको पता है कि U ऑलवेज नेगेटिव, तो U क्या होगा नेगेटिव, और U यानी ऑब्जेक्ट जिसमें है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 माइनस U, N1 किसके साथ, U के साथ, N1 माइनस U प्लस N2 V इक्वल्स टू, जो N1 के साथ माइनस है N2 के साथ पॉजिटिव है, तो N2 माइनस N1 बाई R, ये याद करने का तरीका है। नहीं तो आप इसे इस तरह लिख लीजिए कि पहले इमेज को ले लीजिए, यानी N2V इमेज के साथ जो भी होगा पॉजिटिव होगा, तो किसमें है इमेज जो है N2 मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड, माइनस N1U होगा, U के साथ क्या होगा नेगेटिव, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, ये हो गया इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R। तो इसे याद रखिएगा, ये आपका डेरिवेशन हो गया कि अगर कोई कर्व्ड सरफेस पे जाता है रे तो वो कैसे इमेज बनाएगा, क्या रेज होंगे, ये सारा आपका डेरिवेशन है। इसे मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। आते हैं आगे, ये तो हमने दिखाया, पहले इसे हटा लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो अगर आप तो अभी हमने रियल इमेज के लिए देखा था, अगर यही वर्चुअल इमेज के लिए हम देखना चाहते हैं, मतलब अगर ये हमारा डेंसर मीडियम है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, इधर हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये रे भेजा, अब क्या हुआ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे नॉर्मल ऐसे गया, इसे जाना चाहिए था सीधे, ये ज्यादा बेंड नहीं किया, थोड़ा सा ही बेंड किया, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रे ऐसे जा रहा था, सीधे जाना चाहिए था, बेंड तो किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन ज्यादा नहीं। अभी भी ये इधर इमेज नहीं बनाएगा, तो आप इसे पीछे की तरफ ट्रेस करोगे और इसका इमेज कहीं इधर ही बनेगा, ठीक। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो अगर आप इस केस में भी रिलेशन निकालोगे तो आपका बनेगा N2 बाई V। अब क्वेश्चन आता है कि सर इमेज तो आपका इधर बन रहा है तो इसको N1 लीजिए, नहीं, जिधर रे गया है, मतलब कि रे जो फाइनल रे गया है किस में गया है N2 में, तो N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R। आपका यही क्वेश्चन बनेगा। आप डिराइव करना चाहे तो वो भी हो सकता है, ये एंगल आपका I है
ये एंगल आपका आर है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, आर जो होगा, आर हो जाएगा गामा प्लस बीटा। इससे पहले क्या था, बीटा माइनस गामा बना था, है ना। और इसमें जब आई रखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये क्यू है, तो क्यू आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, डेरिवेशन आपको करना नहीं है कि बहुत है, अगर आप इसे भी करना चाहें कीजिएगा, आपका सेम रिजल्ट आएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा तो क्या होगा, मतलब इधर ऑब्जेक्ट है, इधर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रे ऐसे गया, क्या होगा, यहां पे हमारा नॉर्मल है ये, तो फिर ये क्या होगा, रेरर से डेंसर जा रहा है, सॉरी डेंसर से रेरर, सीधे अवे द नॉर्मल जाएगा, ये फिर बेंड करेगा और यहां कहीं इमेज बनाया, ठीक। तो ये हमारा N2 हो गया और ये हमारा N1 हो गया। तब हमारा इक्वेशन क्या आएगा, तब हमारा ऑब्जेक्ट किस में है, N2 में, तो N2 बाई U, U ऑलवेज नेगेटिव, प्लस N1 बाई V, N1 में V बना है तो V पॉजिटिव इक्वल्स टू, अब देखिए U ये नेगेटिव है N2, तो क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 बाई R, है ना, N1 पॉजिटिव है N2 नेगेटिव, तो N1 माइनस N2 बाई R आपका ये इक्वेशन बनेगा। अगर आप करना चाहो डेरिवेशन सबके लिए कर सकते हो, ये हमारा गामा, ये बीटा, ये अल्फा, ये एंगल आई, ये एंगल आर, सारा चीज वैसे ही अल्फा बीटा गामा आई और आर निकाल लीजिए, सबको स्नेल लॉ में पुट कर दीजिए। इस पर्टिकुलर केस में देखिए इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल ये है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा। और आर की बात करेंगे तो आर ये वाला है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आपका बीटा प्लस गामा, और ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, तो इसमें आर भी और सी भी, सॉरी हाँ सी और यानी कि आर और यू ये दोनों नेगेटिव की तरह रख के सॉल्व करेंगे, आपका यही इक्वेशन आएगा। अगर यही ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी बनता, मतलब ये रेस इतना डाइवर्ज ना करके थोड़ा सा ही डाइवर्ज करता कुछ ऐसे, और इमेज जाके आपका कहीं यहां पे बनता, इधर आई, तो भी इक्वेशन आपका यही आता। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हो गया। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो उससे पहले इसे हटा लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। इसे स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, पेज नंबर 325 का, जिसमें क्वेश्चन है कि लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन अ एयर फॉल ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजीशन। तो देखिए आपको सारा कुछ दिया है कि एक स्फेरिकल सरफेस है, एक कोई पॉइंट लाइट का है जो कि इससे 100 सेंटीमीटर, अगर मैं इसे थोड़ा ऐसे बनाऊं क्योंकि हम लोगों ने इधर से याद किया, यहां रखूं 100 सेंटीमीटर इधर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो आपका इमेज कहां पे बनेगा, सिंपल सा है कि आपका देखिए ऑब्जेक्ट है इधर, यही जाएगा सीधे कुछ यहाँ पे, इसका नॉर्मल वही जो अभी आपने पढ़ा है वैसा ही कुछ होगा। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों के दिमाग में कि सर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर, इसमें तो हमने यू वी आर सारा डायरेक्शन रख के रखा था, तो क्या अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है u और बाकी टर्म क्या N1 N2 का, कि हमें साइन के साथ पुट करना है। तो आपको अभी भी क्वेश्चन सारे साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के करने हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि u की वैल्यू 100 रख दिया और सॉल्व किया आपका आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट से रे इधर जा रहा है, तो और अगर आप यहां से पोजीशन इस पोजीशन से मेजर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आपका इधर आएगा, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे इधर गया तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव,
और पॉइंट से इधर आ रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट नेगेटिव। और हमने याद करा है यू ऑलवेज नेगेटिव, वी आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, यू हमेशा नेगेटिव होगा। तो अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो u की वैल्यू -100 रखेंगे, ना कि +100। ठीक, सारा कुछ साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। u आपका क्या हो जाएगा -100, आपका n2 की वैल्यू दिया है 1.5, n1 की वैल्यू दिया है ये ऑलरेडी कितना 1, अगर एयर है तो 1 ही रहेगा। और सेकंड चीज आपका ये r की वैल्यू आप 20 रखेंगे, -20 नहीं, क्योंकि p से अगर सेंटर की तरफ जाएंगे तो ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, तो r की वैल्यू +20। अब वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। तो ये समझ में आ गया, इसे हटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन बाय लेंस, तो उसे देखते हैं। तो अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस के साथ ये है कि इसमें दो कर्व्ड सरफेस होते हैं, है ना। लेंस में हमने बताया था कि अगर एक स्फीयर है, इसे कट किया जाए सेम रेडियस से या अलग अलग रेडियस से, इसका रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है, तो ये पार्ट हमें लेंस मिलेगा। इसमें देखिए दो कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब दो कर्व्ड सरफेस होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख के हम लोग करेंगे। तो अगर इस चीज को देखें तो ये हमारा लेंस है, इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर इधर पड़ेगा, मतलब अगर ये सरफेस S1 है तो इसका सेंटर C1, अगर ये सरफेस हमारा S2 है तो इसका सेंटर C2। अब C1 और C2 से पास होती हुई जो लाइन होगी वो हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या है, हमें देखना है कि इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो हम क्या करें, कोई एक रे को भेजते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन बाय लेंस, तो उसे देखते हैं। अगर आप लेंस की बात करें तो लेंस में दो कर्व्ड सरफेस होते हैं। जैसे कि आपको क्लास 10 में बताया था कि अगर आप एक स्फेरिकल स्फीयर लें जिसका रेडियस r1 हो और किसी r2 रेडियस से इसे कट कर दें, एक आर्क लें जिसका रेडियस r2 हो, तो क्या होगा, जो आपको मिलेगा ये पार्ट, ये हमारा क्या होगा, लेंस होगा। तो लेंस में बेसिकली हमारे पास दो कर्व सरफेस होते हैं। तो अगर हमने ये लेंस बनाया, थोड़ा मोटा बना रहे ताकि समझ में आए, तो इसमें दो सरफेस होंगे। ये सरफेस को हमने लिया S1 और ये सरफेस को S2। ये सरफेस S1 है तो इसका सेंटर C1 कहीं इधर पड़ेगा, और ये S2 है तो इसका सेंटर C2 कहीं इधर होगा, और C1 C2 से पास होती हुई लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से एक रे भेजा यहाँ पे। जब ये रे इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है इस पे क्या हो रहा है, ये हमारा रेरर है N1 और ये N2 डेंसर। तो रेरर से डेंसर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, तो हमें नॉर्मल चाहिए। तो इस केस में हमारा नॉर्मल, क्योंकि ये सरफेस S1 है तो C1 हमारा नॉर्मल होगा, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, ये सीधे जा रहा था, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। ठीक है, कुछ इस तरह, और ये कहीं ऐसे सीधे जाता। ठीक, अब क्या हुआ, जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया तो फिर ये सरफेस S2 पे पड़ेगा। जब ये सरफेस S2 पे पड़ेगा तो फिर हमारा क्या होगा, नॉर्मल खींचेंगे। तो इस केस में हम क्या खींचेंगे, C2 से नॉर्मल खींचेंगे, यानी हमारा ये नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा, रे क्योंकि डेंसर से रेरर आ रही है अवे द नॉर्मल, इस डायरेक्शन को फॉलो करेगी और ये कहीं जाके यहाँ पे आपका इमेज बनने। ठीक है, तो इसमें एक इंटरमीडिएट हुआ है स्टेप कि ऑब्जेक्ट से रे गया
ये पहले बैंड करके ये कहीं जाके इधर कहीं इमेज बनाएगा, है ना। अगर ये कर्व सरफेस नहीं रहता तो ये कहीं जाके इधर इमेज बनाया होता, लेकिन फिर जब सेकंड सरफेस आया तो क्या हुआ, ये और बेंड कर गया और इसका फाइनल इमेज यहाँ पे बना। तो इस पर्टिकुलर केस में एक बीच में भी इंटरमीडिएट इमेज मिल रहा होता हमें। तो ये चीज है। अब अगर हम इसे अलग अलग सरफेस को एक बार में एक को डील करें तो देखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि ये सरफेस हमारा पहले C2 सरफेस आया था, तो हम पहले C2 सरफेस ले रहे, ठीक। तो अच्छा ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये सरफेस हमारा S1 है, ये पहले हमने ये लिया, तो ये सरफेस हमारा S1 है और इधर हमारा C1 पड़ा, ठीक। तो हमारा क्या हुआ, हमने कहीं ऑब्जेक्ट रखा था, इधर ऑब्जेक्ट से रह गया, ये हमारा N1, ये हमारा N2, इधर से ऐसे ले लेते हैं। क्या होगा, यहां से हमारा एक नॉर्मल आएगा और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करके कहीं पे इमेज बनाया होगा, इंटरमीडिएट इमेज वाला जो था। लेट्स हम इसे I' ले लेते हैं, ठीक है। जो ये इमेज बनाया है, ये जो थोड़ा आगे जो बाहर जा रहा है, इसे समझ लेते हैं यहां बना है I', ठीक है। कि ये जो इमेज बनाया है ये कहां कहीं बाहर I' बनाया है, ठीक है, उधर ये वाला पार्ट। तो अगर ऐसा हुआ है तो इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं क्या चीज, ये आपका क्या है, कर्व सरफेस है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा कर्व सरफेस पे हमने ये डिराइव किया हुआ है, क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑब्जेक्ट नेगेटिव, जिसमें इमेज वो पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। अब देखिए R इस केस में क्या है, ये है R1 होगा इस केस में, ये तो R की जगह हम क्या लिखेंगे, R1, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड फिर हमारा ये सरफेस पड़ा है, तो अगर हम ये सरफेस की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, S2, जिसका सेंटर C2 इधर है। ये रे क्या है, ये कुछ अगर ये C2 ऐसे तो रे ऐसे जा रहा था, इस सरफेस के रे कैसा मिला, ऐसा कुछ इंक्लाइंड मिला, है ना, ऐसे रे आते हुए कुछ आ रहा था, ठीक। अब क्या हुआ, हमने इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया था और ये रे सीधे जहां पे ये I' इमेज बना रहा था, इसे कन्वर्ज करके फाइनल इमेज इसने I पे बनाया है, ठीक, यही चीज हुआ। तो अब ये हमारा क्या था, N2, ये हमारा N1 है, ये अवे द नॉर्मल बैंड किया था और इस केस में ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड किया था। ये हमारा नॉर्मल, इस केस में ये नॉर्मल है, सॉरी ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से अवे द नॉर्मल ये बैंड किया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम अप्लाई करें तो हमारा ऑब्जेक्ट किस में है, N2 में ना। ये जो रे जा रहा है, जिससे रे जा रहा है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है और ये कहां है, I' हमारा किसके तरह बिहेव करने लगा, ऑब्जेक्ट का, और ये है किसमें, N2 में। ऑब्जेक्ट को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। रियल वर्चुअल ये सारे केसेस हमने बता दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, और इमेज फाइनल कहां बना है, N1 में, यानी N1/V फाइनल इमेज। ओके, इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए आप। ये जो फाइनल, ये जो इसका इमेज बना है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग V नहीं लेके V' ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसमें फाइनल इमेज जो I बना है इसके लिए V ले सकें, ठीक है। तो N1/V माइनस N2 बाई U के जगह हमारा U कौन, U ये है I' है, U के कौन ट्रीट कर रहा है, मतलब U की तरह बिहेव कौन कर रहा है, I', यहीं से रे आ रही है ना। तो N1/V' इक्वल्स टू, N1 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 बाई सरफेस S2 है, तो इस केस में हमारा क्या बनेगा, ये हमारा R2 रहेगा, तो हमारा क्या होगा R2, ठीक है, यही इक्वेशन बना। अब ये मत कहिएगा कि सर ये तो R2 तो हमारा नेगेटिव लेंगे, ये इधर जा रहा है। ये सारा कुछ करके हमने ये फाइनल रिजल्ट निकाला था, ठीक है। ये सारा चीजें हमने मतलब सारा साइन कन्वेंशन और सारा कुछ कंसीडर करके ये सब फाइनल रिजल्ट यही आया था।
ठीक है, अब हमारा ये दो इक्वेशन बने हैं, फर्स्ट और सेकंड। हम बेसिकली फर्स्ट सेकंड को हम इसी के नीचे रखते हैं, यानी n1 बाई v माइनस n2 बाई v डैश इक्वल्स टू n1 माइनस n2 बाई r2। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो देखिए आपका ये टर्म कैंसिल हो रहा है, तो क्या आएगा n1 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n1 माइनस n2 बाई r2। अगर ये इसे हम माइनस कर दें, मतलब माइनस कॉमन ले, तो ये n2 माइनस n1 हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा। तो अगर ये कर लें और n1 इसमें कॉमन ले, तो n1 कॉमन ले लिया, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 कॉमन लिया, n2 माइनस n1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, यही आएगा। ये तो पॉजिटिव होगा, ये माइनस भी आएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, n1 माइनस n2 था, यहाँ n2 माइनस n1 लिया, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम n1 को इधर भेज दें, होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो मेरे को थोड़ा जगह चाहिए तो मैं इसे हटा रहा हूं। तो अगर हमने तो क्या है, अगर हम इसे आगे प्रोसीड करें तो ये हो गया हमारा, n1 को इधर भेजी तो क्या हो जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू n2 बाई n1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू n2 बाई n1 को n ऑफ 2 1 लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसलिए लिखने का तरीका होता है 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब क्या है, अगर हमने u को इंफिनिटी पे रख दिया, यानी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी है, तो ये कुछ ऐसा केस है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो रेस कैसे आएगी, पैरेलल। अगर रे पैरेलल आ रही है तो हमने प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया हुआ है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है कि अगर किसी लेंस से आप पैरेलल रे भेज रहे हो, जहां पे वो कन्वर्ज करे, वही हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। यानी पैरेलल रे को जहां पे कन्वर्ज किया जाए वही उसका प्रिंसिपल फोकस होता है। तो अगर u हमारा इंफिनिटी हो जाए, मतलब हमने ऑब्जेक्ट क्या था, अगर हम इसे कहें तो ये ऑब्जेक्ट रखा था, ये बीच का कुछ प्रोसेस हुआ था और इमेज हमारा यहाँ पे बना था फाइनल। अगर u हमारा इंफिनिटी हो जाए तो जो इमेज बनेगा वो फोकस पे ही बनेगा, है ना। तो v क्या हो जाएगा, v हमारा, v की वैल्यू f हो जाएगी। ठीक, और ये जो इक्वेशन आपने डिराइव किया है, और ये जो इक्वेशन आपने डिराइव किया है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसमें किसी एक कंडीशन को हम रख रहे हैं, वो वेरीफाई कर गया, तो वो हर कंडीशन को वेरीफाई करेगा, या उस फॉर्मूले को भी वहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन मिला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n2 1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो अगर इस पे हम u इंफिनिटी और v f पे रखे, u को इंफिनिटी पे रखा तो v और f पे पहुंच गया, तो इसे पुट करते हैं, तो 1 बाई f माइनस 1 बाई इंफिनिटी को हम लोग कहते हैं 1 बाई 0, तो 1 अपॉन 1 बाई 0 इक्वल टू n21 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक, ये ऊपर जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, यानी 1 बाई f जो आया वो आया n21 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक, इस इक्वेशन को हम फोर्थ ले लेते हैं और इस इक्वेशन को थर्ड। अब क्या करना है, अगर हम देखें 1 बाई एफ एंड टू, ये पूरी वैल्यू को हम 1 बाई एफ रख सकते हैं, सिंपल सा, फोर्थ को थर्ड पे रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई
एफ, यही आपका लेंस फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन डिराइव हो गया, सिंपल सा था। हमने क्या किया था, हमने लेंस लिया था, लेंस से एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले रिफ्रैक्शन हुआ, इमेज जो बनाया I1 I डैश पे बनाया, सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, वो इमेज फाइनल I पे बनाया। हमने दोनों अलग अलग के लिए फॉर्मूला लिखा, ये सरफेस लिया, इसका N2 ये N1, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, इंटरमीडिएट इमेज बना था I डैश पे, तो हमने इक्वेशन रख दिया था सिंपल N2 by V डैश, मतलब इमेज हमारा बना था I डैश पे, तो N2 by V डैश माइनस N1 by U इक्वल टू N2 माइनस N1 by R1। इसी तरह सेकंड के लिए भी हमने किया, हम सेकंड सरफेस लेंगे, तो हमारा ये सरफेस ऐसा था, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे आ रहा था, ऑब्जेक्ट से ये I डैश पे इमेज बना रहा था, इसे कन्वर्ट करके इसका फाइनल इमेज I पे बना दिया था। तो इसके लिए इक्वेशन हमने लिख दिया N1 by V माइनस N2 by V डैश, ये इक्वेशन लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके यहाँ तक आ गए थे। यहाँ से फिर हमने U को इंफिनिटी को रखा, V F हो गया, तो फिर हमें 1 by F मिल गया, 1 by F को रिप्लेस कर दिया, आपको फाइनल इमेज फाइनल फॉर्मूला आपको मिल गया। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे कि ये जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है ये था कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक, कि 1 by V माइनस 1 by U इक्वल टू 1 by F। लेकिन ये कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि कॉनकेव के लिए अलग होगा, ये लेंस फॉर्मूला है। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए सेम है। आप चाहे तो कॉनकेव के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, साइड बुक में सब कुछ मिल जाएगा आपको। सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीके से किया गया है। सेकंड चीज, कई बार इस चीज में बहुत दिक्कत होती है कि जैसे ये हमारा सरफेस S1 था जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जिससे R1 बना था, ये सरफेस हमारा S2 था जिससे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 था। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है बच्चों को कि वो ये फॉर्मूला एज इट इज, कई बार जब हमें F निकालना होता है कि 1 by F इक्वल टू N2 1 माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2। अब वो क्या करते हैं, इस सरफेस को R1 ये R2 और फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ये ध्यान दिए बगैर कि ऑब्जेक्ट किधर रखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा है तो ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि रेस इधर से जा रहा है, पहले ये R1 सरफेस पड़ेगा फिर R2 सरफेस पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इधर रख दिया गया तो ये रे ऐसे जाएगा, तब आपका फॉर्मूला ही पलट जाएगा, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में 1 by F इक्वल टू N2 1 माइनस 1 by R2 माइनस 1 by R1 होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है कि इधर, ठीक है। सेकेंड चीज, तो हम लोग अब इमेज फॉर्मिंग रे देख लेते हैं लेंस के लिए। तो इमेज फॉर्मिंग रे में क्या है, आपके पास 3 इमेज फॉर्मिंग रे होते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मिंग रे, ये सारा क्लास 10 में पढ़ाया गया है काफी डिटेल में, तो आप पहले भी कह चुका हूं, आप जरूर से क्लास 10th का लाइट का पोर्शन जरूर देख लीजिए। 4 लेक्चर हैं, 4 घंटे का होगा, उसमें से एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन हटा दिए जाए तो 3 घंटे का लेक्चर है। फास्ट फॉरवर्ड करेंगे 2 घंटे में हो जाएगा। आपको एक कंटिन्यूटी और कॉन्सेप्ट में एक कंटिन्यूटी बनेगी तो अच्छा लगेगा। तो क्या है कि जैसे कि ये हमारा लेंस है, तो अब हम मीट का पोर्शन नहीं दिखाएंगे कि इधर इधर ये सारा चीज, हम लेंस सिर्फ रे डायग्राम करेंगे। तो हमारा पहला इमेज फॉर्मिंग रे होता है कि अगर कोई रे पैरेलल जा रहा है तो वो फोकस से पास करेगा, यही हमारा प्रिंसिपल फोकस है। अब डाउट यहां आता है कि सर दोनों तरफ F लिखते हैं हम लोग, तो प्रिंसिपल फोकस अगर हम इसे F1 लें और इसे F2, तो F1 होगा कि F2, कौन सा प्रिंसिपल फोकस होगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। अगर प्रिंसिपल फोकस F1 होगा तो F की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस F2 होगा तो F की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका रे इस साइड जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर रखा तो रे ऐसे जाएगा और यहां कन्वर्ज करेगा, तो प्रिंसिपल फोकस होता है जहां पे रे कन्वर्ज करे एक्चुअली में, तो प्रिंसिपल फोकस ये हो गया। अगर यही चीज अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर होता, मतलब ये रे इधर से आ रहा होता, ये इसे यहां कन्वर्ज करता,
तब हमारा प्रिंसिपल फोकस ये हो जाता है F1 ना कि F2। तो ये डिपेंड करता है आपका रे इधर से जा रहा है या फिर इधर से, तो इस हिसाब से F1 F2 डिसाइड होगा। ठीक, तो पहला इमेज फॉर्मिंग रे था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से पास करेगा। सेकंड, आपका जो अगर कोई रे ऑप्टिक सेंटर से, ये हमारा ऑप्टिक सेंटर होता है, अगर कोई रे ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो वो स्ट्रेट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है कि थिन स्लैब से लेटरल शिफ्ट होता है। ठीक, तो ऐसा ही कुछ है। देखिए जितना कर्व ये पॉइंट इधर है उतना ही कर्व ये सिमेट्रिकली इधर मिलेगा, है ना। अगर हम इसे ऐसे कट करें तो ये बिल्कुल ही एक बहुत पतले ग्लास स्लैब की तरह होगा। मतलब ये क्या मिलेगा हमें? एक ग्लास स्लैब। तो अगर आप कोई एक ग्लास स्लैब से भेजते हो तो वो क्या होता है? लैटरल शिफ्ट होता है, ना कि कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। और क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम है, और आपने देखा है जो लैटरल डेविएशन होता है, अगर हम इसे d से डिनोट कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के। अगर ये थिकनेस बहुत कम है तो लैटरल डेविएशन भी नेग्लिजिबल होगा। तो अगर ऑप्टिक सेंटर से कोई रे भेज रहे हैं तो वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा और सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है। अब होता है कि सर अगर मान लीजिए यही रे था तो ये अगर ये भी हम थोड़ा थोड़ा लें तो ये भी क्या होगा? एक ग्लास स्लैब की तरह ट्रीट होगा। तो ये क्यों डाइवर्ज कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे जितना ये कर्व है, हम मान ले इतना कर्व इधर भी है, लेकिन ये कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, है ना। इसका ग्लास स्लैब, इसका ये कुछ इधर है और ये ऐसे है, तो ये कुछ प्रिज्म का फॉर्म कर रहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होगा, अपने पास से डेविएट होगा, इसमें स्ट्रेट चला जाएगा क्योंकि ये कुछ ऐसा बना था, है ना। जैसे कि अगर इसको तो ये भी कहें कि सर बहुत छोटा छोटा एरिया ले तो ये भी तो ग्लास स्लैब की तरह होगा, लेकिन इसका कुछ ऐसा कर्व है ना। अगर ये पॉइंट लेते और ये पॉइंट लेते और ऐसे ग्लास स्लैब बनाते, मतलब ये वाला और ये वाला, अगर मतलब ये लेंस है तो लेंस का ये पार्ट, लेंस का ये पार्ट और ये पार्ट, अगर आप इसे कट करते तो जाहिर सी बात है फिर आपका ग्लास स्लैब जरूर बन जाता। तो ये चीजें हैं कि ऑप्टिक सेंटर से रे जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा। इन्हीं दो रे का यूज करके आप सारा इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। फोकस से पास करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, मतलब ये फोकस से पास किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। अब होता है कि सर अगर हमने 2f से भेजा तो ये सेंटर से भेज रहे हैं, तो मतलब ये चीज देख लीजिए, ये भी डाउट बहुत बच्चों को होता है कि सर अगर ये हमारा f है, ये 2f है, यानी ये सेंटर है, अगर कोई रे सेंटर से भेजें तो जैसे हमने मिरर में देखा सेंटर से रे भेजने पे स्ट्रेट चले जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये जब आप रे यहां से भेजेंगे 2f से, एक सेकंड में इसे फिर से बना देता हूं, ये f, ये 2f, मैं थोड़ा ऊपर भेजा हूं, ये ऐसे रे भेजेंगे तो ये जो सेंटर है ना ये इस सरफेस के लिए है ना। ये अगर हमने S2 लिया था, ये S1, तो ये जो रे जा रहा है ये जो सेंटर होगा, ये सेंटर क्या होगा? S2 का होगा, लेकिन ये किस सरफेस पे पहले पड़ेगा? S1। तो ऐसा नहीं कि ये सीधा निकल जाएगा, इसका सेंटर इधर है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये गलती मत कीजिएगा कि सेंटर से भेज के कह दीजिए कि वो स्ट्रेट चला जाएगा, नहीं। आपके पास तीन ही रे, पैरेलल, फोकस से पास करेगा, फोकस से जाती हुई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऑप्टिक सेंटर से जो भेजेंगे वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। तो ये तीन इमेज फॉर्मिंग रे हैं, इन्हीं तीनों का यूज करके हम इमेज फॉर्म करेंगे। और अब हम लोग देख लेते हैं साइन कन्वेंशन थोड़ा सा। तो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्लास 10 का पार्ट है, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया है और ऑब्जेक्ट इधर रखा है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो प्रिंसिपल फोकस आपका ये होगा, ऑब्जेक्ट इधर रखा, प्रिंसिपल फोकस ये। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सारे डिस्टेंस हम ऑप्टिक सेंटर से मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इस केस में अगर आपने ये f हो गया, ये 2f हो गया, तो इमेज जो हमारा बनता है f 2f के बीच में इन्वर्टेड बनता है। इस पर्टिकुलर केस में हम ले रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? u की वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लेंस का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, हमने पहले ही बताया कि ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगा वही पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव, तो u हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। f क्या हो गया? सेम डायरेक्शन पॉजिटिव,
ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में की हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहां देख लीजिएगा, डिटेल में बताया गया है। वी भी हमारा क्या हो गया, सेम डायरेक्शन, जिधर ये उधर ये, तो वी भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और ये क्योंकि नीचे आया है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा पॉजिटिव होता है वो रियल होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब मिरर किया था तो मिरर के केस में पॉजिटिव मतलब क्या हुआ था, वर्चुअल। लेंस के केस में पॉजिटिव मतलब रियल। ये थोड़ा सा अंतर है। जब आप कॉन्केव के साथ डील करेंगे तो कॉन्केव के साथ क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आप इधर से रे भेज रहे हैं तो ये रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे, जहां पे मिलेगा वहीं आपका फोकस होगा। तो क्या होगा, एक रे तो ये हो गया, दूसरा ऑप्टिक सेंटर से सीधा चला गया। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखे, इमेज हमारा क्या फोकस और यहीं पे बनता है डायरेक्ट। अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा होगा। तो इस केस में देखिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर से ये डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट से लेंस का पॉजिटिव, तो ऑप्टिक सेंटर से u क्या हो गया, नेगेटिव। f की वैल्यू देखिए, f के लिए भी इधर ही आना पड़ेगा, नेगेटिव। v के लिए भी इधर ही आना पड़ेगा, v भी क्या हो गया, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज ये भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। तो अब हम लोगों ने मतलब साइन कन्वेंशन भी देख लिया, इमेज फॉर्मूले भी देख लिया। आते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे। तो हम लोग मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं लेंस का। तो अगर ये हमारा लेंस है, ये हमारा ऑप्टिक सेंटर F2F, हमने कहीं ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया AB। तो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से ऑप्टिक सेंटर से जो गया सीधे, जो पैरेलल जाएगा, ये हमने फोकस ले लिया, तो क्या करेगा, फोकस से पास करेगा। तो हमारा इमेज कुछ यहाँ पे बन जाएगा। ये इमेज हो गया हमारा A डैश B डैश, ये 2F हो गया। तो ये हमारा इमेज फॉर्म हो गया। अब सिंपल सा हमें सारा कैलकुलेशन करना है। तो आप क्या कीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो हमारा ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A डैश B डैश O, देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर, ये 90, ये भी 90। तो हम बस बोल दे रहे हैं दोनों सिमिलर हो गए बाई AA से, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अगर सिमिलर हो गए तो AB, या पहले A डैश B डैश ले लेते हैं, A डैश B डैश अपॉन AB, ये बराबर होगा A डैश O अपॉन AO के, ठीक। और A डैश अब सबको लिखते हैं। देखिए AB हमारा क्या है, AB जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सीधा है तो पॉजिटिव। A डैश B डैश ये हाइट ऑफ इमेज है, A डैश B डैश ये नीचे की तरफ है, तो ये हो गया नेगेटिव। AO या O से A की बात करें तो ये हमारा U है जो कि नेगेटिव होगा, ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होता है, तो U है हमारा, ये माइनस U हो गया। और OA डैश या A डैश O की बात करें तो ये V हो गया, क्या हो गया, V, है ना, ये हमारा V हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, A डैश B डैश माइनस हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस U बाई V। ये माइनस माइनस कैसे, तो यहां से हम कह सकते हैं कि HI अपॉन HO जो कि M होता है, तो M इक्वल्स टू क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या आ गया, U
v बाई सॉरी a डैश o है ना, तो a डैश o हमारा v है, सॉरी देखिए ध्यान दीजिएगा, a डैश o हमारा क्या है v, तो v बाई माइनस u, तो ये ओवरऑल माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब ये मत कहिएगा सर ये डिनोमिनेटर में है, ये ओवरऑल क्या होगा नेगेटिव, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया v बाई u, तो ये आपका फॉर्मूला बना। अगर यही आप कॉनकेव के साथ भी करते तो सेम चीज होता, कॉनकेव के साथ भी कुछ अलग नहीं बनता। अगर आप कॉनकेव लेते तो ये आपका कुछ ऐसा होता, यहाँ आप ऑब्जेक्ट रखते, पैरेलल भेजते, डाइवर्ज करता फोकस से और दूसरा ऑप्टिक सेंटर से, तो आपका इमेज कुछ यहाँ पे बन जाता है। तो ये a डैश b डैश और ये a b और ये पॉइंट o, तो a डैश b डैश o और a b o ये दोनों को भी अगर आप करते तो आपका सेम फॉर्मूला बनता। तो यहाँ हमारा मैग्निफिकेशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल है, पेज नंबर 327, उसे देख लेते हैं। उसने कहा है कि एक मैजिशियन है जो कि कि एक ग्लास है, ठीक है, कोई ग्लास शीट है, उसे किसी लिक्विड में डाला है उसने, तो वो लेंस डिसअपियर हो जाता है। एक सेकंड में देख लो, लेंस की बात करें ना, हाँ लेंस की, मतलब कि क्या है कि एक कोई लिक्विड है, ठीक, और एक लेंस है। जब इस लेंस को इसने लिक्विड में डाला तो लेंस डिसअपियर हो गया। कैसे? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया आई थिंक, तो ऐसा कैसे हो गया? तो सिंपल सा है, 1.47 अप्रॉक्स 1.47। तो ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए जितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का होगा। ये वाटर नहीं होता, ये सेम लिक्विड होता है। जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो जैसे ही आप इसमें इसके अंदर डालेंगे ना, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये इस लेंस इसमें गया है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो रेस का बैंड होना और ये सब बंद हो जाएगा, तो आपको पूरा एक ही जैसा लगेगा। सेकंड चीज, इससे एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो ये कन्वर्जिंग मिरर, अभी कैसा लेंस है ये? कन्वर्जिंग है ना। लेकिन अगर इसे आपने लिक्विड में डाला जिसका लिक्विड का 2.47 या 2 इससे ज्यादा हो गया, तो यही लेंस अगर आप कन्वर्जिंग लेंस को इसमें डालेंगे तो उसका नेचर डाइवर्जिंग हो जाएगा। कैसे इसे देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे ये डाइवर्जिंग नेचर होंगे। पहले इसे हटा देते हैं थोड़ा सा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपने एक लेंस लिया और हम कह रहे हैं कि ये जो लिक्विड है चारों तरफ का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी N2 ये है और ये N1 है, और N2 ग्रेटर देन हो गया N1 के। तो अगर ऐसा है तो ये डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। ये सरफेस हमारा S1 है जिसका सेंटर C1 इधर, ये हमारा S2 जिसका सेंटर C2 इधर। तो देखिए अगर कोई रे पैरेलल जाता था तो क्या करेगा, ये रे क्या करता था? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता था। अब क्या होगा, जब आप इस सरफेस पे ये नॉर्मल खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये डेंसर से रेयर जा रहा है। अब रेयर से डेंसर नहीं, डेंसर से रेयर। ये N2 आप बाहर का लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये सीधे जाने के बजाय या टुवर्ड्स ये अवे द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। और जब ये इस पॉइंट पे पड़ेगा इस सरफेस पे, तो इसका नॉर्मल इधर से कहीं खींचेंगे आप, है ना, कुछ ऐसे, ठीक। तो अब इसे सीधे जाना था, अब ये क्या हुआ, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रे जो पहले कन्वर्ज करता था वो अब क्या करने लगा, डाइवर्ज। तो ध्यान रखिए, अगर आपका लिक्विड की डेंसिटी 2 है, मतलब लेंस की डेंसिटी से ज्यादा है, तो लेंस का नेचर अगर ये कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। अगर यही डाइवर्जिंग लेंस ले लेंगे, इसमें जाके कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी लेंस का। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ द लेंस, उसे देख लेते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या कहता है कि अगर आप किसी लेंस के थ्रू एक पैरेलल रे भेज रहे हैं तो वो उस रेस को रे को कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, इसे पावर कहते हैं लेंस का। मतलब कि अगर ये हमारा लेंस है और हमने
इसके पैरेलल कोई रे भेजा है जो कि सीधे जाना चाहिए था, तो इस रे को इसने कितना बेंड किया है, कितना ज्यादा कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया। तो अगर इसने कुछ ऐसा कन्वर्ज किया है, ये फोकस पे, ये तो है कि पैरेलल फोकस से पास करेगा, तो ये एंगल, ये हमारा क्या होगा, इतना ही इसने कन्वर्ज किया है, इतना अपने पास से डेविएट किया। तो यही जो डेल्टा है ना, यही हमारा पावर हो जाएगा। अगर इसे हमने h ले लिया तो ये हमारा f होगा फोकल लेंथ। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों पैरेलल रहे हैं, ये डेल्टा तो ये भी डेल्टा। तो अगर हम tan डेल्टा लिखें तो ये हो जाएगा हमारा h बाई एफ, क्योंकि डेल्टा हमारा बहुत छोटा एंगल होता है, स्मॉल एंगल, हम पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से भेजते हैं वो सारी चीजें। तो tan डेल्टा को डेल्टा लिख सकते हैं। h को अगर हमने 1 ले लिया तो 1 बाई एफ, यही डेल्टा हमारा पावर है, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एफ। एफ हमारा किस में रहे, मीटर में। अगर यही सेंटीमीटर में हो तो इसे हम लिखते हैं 100 बाई एफ। एफ हमारा किस में है, सेंटीमीटर। तो ये हमारा पावर था, इसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन पावर का ऐसा यूनिट डायप्टर होता है, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 328 के, ये सॉल्व एग्जांपल है, उसे भी देख लेते हैं। इसमें 3 पार्ट है। कहा है कि एक लेंस है जिसका फोकस 0.5 मीटर है, तो उसका पावर कितना होगा। तो इसमें तो कुछ है नहीं कि अगर 0.5 मीटर उसका एफ की वैल्यू 0.5 है तो P इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ मीटर में है तो ये सिंपल सा 1 बाई एफ लगाएंगे, 1/0.5 जो कि आ जाएगा 2 डायमीटर। ये सारे सॉल्व क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है और उसका फोकस 12 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला होता है 1 बाई एफ इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। देखिए इसने कहा है डबल कॉन्वेक्स, है ना, मतलब इसे हम डबल कॉन्वेक्स कहते हैं, दोनों साइड से बनने से। कई बार आपको प्लेनो कॉन्वेक्स भी दे सकता है कि एक साइड आपका प्लेन हो। तो याद रखिएगा जब प्लेन होगा ना तो इसका r की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे हम, ठीक। और 1 अगर इसके लिए अगर ये वैल्यू आपका 10 ले लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1.5 बाई 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी यानी 1 बाई 0 माइनस 1 बाई 10। याद रखिएगा जब इंफिनिटी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब r अगर प्लेन होगा तो इंफिनिटी होगा। तो इस कॉन्सेप्ट कई बार क्वेश्चन प्लेनो वाला भी दे देता है, तो बस ये एक चीज याद रखिएगा। हालांकि इसमें इसकी कोई जरूरत थी नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। तो 1 बाई एफ, एक मीडियम तो हमारा एयर है, तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसे हटा देते हैं। n2 आपको n निकालना है, f की वैल्यू दी हुई है आपको 12 और 1 बाई r1 की वैल्यू है 10 माइनस 1 बाई r2 की वैल्यू है 15, ठीक। अब क्या होता है, आप इसे एज इट इज रख के सॉल्व कर देते हो। पंगा कहां आता है, देखिए ये सरफेस जो है हमारा ये है r1, ये सरफेस है r2। अगर आपने पैरेलल रे भेजा है तो r1 क्या होगा, r1 को आप इधर मेजर करते हो ना, ऑप्टिक सेंटर से सेंटर की तरफ। तो ये r1 का सेंटर यहां होगा, ये C1 इस साइड और r2 का सेंटर C2 इस साइड। तो जब r2 मेजर करेंगे तो ऑप्टिक सेंटर से आपको इधर आना पड़ेगा, तो इसीलिए ये r2 रखेंगे तो माइनस के साथ। तो कई बार क्वेश्चन में ये चीजें बच्चे ध्यान नहीं देते कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आप जब भी रखिए साइन कन्वेंशन के साथ। फॉर्मूला तो सब कोई याद रख लेता है, लेकिन जब भी वैल्यू रखिए साइन कन्वेंशन के साथ। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां लेकिन बहुत ज्यादा करते हैं आप लोग, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फिर वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकस 20 सेंटीमीटर है, जब 20 सेंटीमीटर है, हाँ ठीक है। अगर हम उसे वाटर में डाल देंगे तो उसका क्या होगा। तो देखिए हम वाटर के बजाय किसी ऐसे मीडियम में डाल रहे हैं,
ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है और ये हो जाएगा। ये सॉल्व एग्जांपल है, तो इसमें आप करना चाहोगे तो कर लोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, इसे वाटर के जगह किसी ऐसे मीडियम में जा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 2 है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो अभी आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप किसी भी मतलब लेंस को मीडियम में डाल रहे हैं, वाटर या किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी उस लेंस से भी ज्यादा है, तो वो डाइवर्जिंग नेचर का हो जाता है, यानी इसका फोकस क्या आ जाना चाहिए, नेगेटिव। अगर एफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो डाइवर्जिंग नेचर हो जाएगा, मतलब वो कॉनकेव का आपका कॉनकेव लेंस का फोकस नेगेटिव आता है और वो डाइवर्जिंग, ठीक है। तो आपका एन की वैल्यू सेम क्वेश्चन है, बस हमने ऐसा लिक्विड लिया है जिसमें एन की वैल्यू 2 है, बाकी सब सेम है। बाकी हमारा क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकस 20 है, तो यानी कि अगर हम 1/f इक्वल्स टू n/n2 n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 रख रहे हैं, तो ये f की वैल्यू 1/20 इक्वल्स टू n2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ग्लास है हमारा, तो वो हो जाएगा 1.5, ठीक। ग्लास है 1.5/1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये 0.5 हो जाएगा, यानी 1/2, यानी 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू जो है वो आ गई 1/10। मतलब ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.5, यानी कि 1/2, ये कैंसिल, ये 10 आ जाएगा, तो ये इतनी वैल्यू आ गई। अगर हमने इसे कहा कि हम किसमें डाल दे रहे हैं, ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें n की वैल्यू 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर तो हमारा ये हमारा ग्लास है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कंडीशन हमारा कुछ ऐसा हो गया कि ये हमारा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमारा 2 है, ठीक। तो n2/n1 होता है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू n2/n1 माइनस 1। अब देखिए n2 यानी 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 1.5/2, है ना। अब ये वैल्यू देखिए आपकी क्या हो गई, नेगेटिव, और ये वैल्यू 1/10 आई थी r1/r2 का, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/10। ये वैल्यू नेगेटिव में किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, यानी f की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई। तो देखिए इसमें f की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा नेचर है, डाइवर्जिंग नेचर। तो यही मैं शो करना चाह रहा था कि आपका जो अगर कोई भी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, अगर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिप कर देंगे तो उसका डाइवर्जिंग नेचर हो जाएगा, जो हमने लास्ट में देखा था। मतलब अगर आपने एक लेंस लिया जो कन्वर्जिंग नेचर का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लेकिन आपका मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 2 हो गया, तो ये कन्वर्जिंग के बजाय डाइवर्जिंग नेचर शो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, तो उसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, अगर हम दो लेंस को कांटेक्ट में रखें तो उससे जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, हम ये देखते हैं। तो मान लीजिए हमने यहां ऑब्जेक्ट रखा, इससे रेज गई, जब ये फर्स्ट लेंस पे पड़ेगी तो ये इसे कुछ कन्वर्ज करेगा और इसका इमेज हम मान लेते हैं यहाँ पे आई डैश पे बनता। अब क्या होगा, जैसे ये सेकंड लेंस पे आएगा, जो ये कन्वर्ज किया था, ये लेंस इसे और कन्वर्ज करके इसका इमेज आई पे बना देगा। इसमें भी बस एक इंटरमीडिएट स्टेप हुआ है कि मतलब पहले यहां हमने ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट से रेज, अगर सिर्फ ये एक लेंस रहता, ये फर्स्ट ये सेकंड, अगर फर्स्ट लेंस रहता तो इसका इमेज आई डैश पे बनाता, लेकिन सेकंड लेंस भी आ गया तो इसे और कन्वर्ज करके इसका इमेज आई पे बना दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ना, मतलब लेंस ना रख के हम कोई एक बड़ा सा लेंस रखते तो उसका फोकस कितना होता है। इसका फोकस हमारा f1 है और इसका फोकस f2 है। तो हम जानना चाह रहे हैं कि f1 f2 दो अलग नहीं, एक ही फोकस लेंस रखते तो उसका कितना फोकस होना चाहिए कि दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर वो इफेक्ट करता। तो देखते हैं। तो
फर्स्ट लेंस के लिए हम फॉर्मूला लिखें तो 1/u, फॉर्मूला क्या होता है 1/v, v इस वक्त फाइनल इमेज v i डैश पे है तो हम लिख लेंगे 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1। इसी तरह अगर हम सेकंड के लिए देखें तो सेकंड के लिए जो रे आ रही है वो तो ये है ना, तो इसके लिए u क्या हो जाएगा i डैश, इसके लिए u क्या होगा i डैश, तो ये क्या हो जाएगा 1 फाइनल v माइनस 1/v डैश इक्वल्स टू 1/f2। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, यह 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब 1/v माइनस 1/u क्या दे रहा है, ये आपका लेंस फॉर्मूला है, यानी कि अगर सिर्फ इतना है तो ये क्या करेगा दोनों का कॉम्बिनेशन फोकस दे देगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी कि दो लेंसेस अगर आप कॉम्बिनेशन में रख रहे हैं तो उन दोनों के बजाय एक लेंस अगर हम रखते तो उसका फोकस इतना होना चाहिए था। कई बार आपको अगर यही कुछ साइड बुक में एक और फॉर्मूला दिया जाता है, अगर इन दोनों लेंस को d डिस्टेंस पे रख दिया जाए और इसका फोकस f1 हो और इसका फोकस f2 हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1 f2 ये होता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इस फॉर्मूले का आपको यूज ना ही करें, डायरेक्ट सिंपल सा पहले के वजह से, मतलब अगर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो इसके वजह से जो इमेज बनेगा उसके इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट मान के सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा। जो मैग्निफिकेशन होता है m जो होता है वो हो जाता है m1 इंटू m2, सिंपल सा। अगर कई सारे लेंस हैं तो ये ऐड होते जाएगा आगे और इसमें भी मल्टीप्लाई होते जाएगा जितने आपके मिरर आगे होते जाएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल सा सॉल्व एग्जांपल, उसे भी देख लेते हैं। उसमें ये कह रहा है कि उसने 3 लेंसेस लिए हुए हैं जिसका फोकस 10 है, -10 है और 30 है। तो ये लिया, एक का फोकस 10 है, -10 और +30 और इनके बीच गैप भी किया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आप, इसलिए मैं बताया क्योंकि कई लोग उस फॉर्मूले से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों का निकाले फिर जो आएगा फाइनल उससे इसका निकाले, तो मतलब उतना ही पड़ता है जितना आप नॉर्मल क्या कीजिए, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे, तो अब क्या कीजिए इस ऑब्जेक्ट से इस फोकस को लेते इसका इमेज निकाल लीजिए। जो इसका इमेज आएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फोकस ये, फिर इमेज निकालिए। जो इसके वजह से इमेज आएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट ये एफ हो जाएगा और फिर फाइनल इमेज आप निकाल लीजिएगा। एक ही चीज 3 बार करनी पड़ेगी लेकिन उससे ज्यादा बेटर ये होगा, तो इसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, स्पेक्ट्रम देखेंगे और डिस्पर्जन और स्कैटरिंग, ये सारे फिनोमेना भी देखा जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम है एक एकेडमी एक्सकवेशन फॉर नॉलेज और हमारा जो यूपीआई नंबर है वो है 8004275244। आप उस पर किसी भी ऑनलाइन मेथड से माध्यम से आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।